नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। हरियाणा और पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से मुनक़िद किया गया रेल रोको एहतजाज ख़त्म हो गया। किसान रेल पटरियों से उठ गए हैं और ट्रेनों की आमद व रफ्त दोबारा शुरू हो गई है। 6 घंटे यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने रेलवे ट्रैक बंद रखे। किसान लखीमपुर खीरी में हुए तशद्दुद में किसानों की मौत के बाद वज़ीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफ़ा और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं तहरीक के दौरान दोनों रियासतों में किसानों की तहरीक की वजह से दिल्ली से रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अम्बाला और दीगर इलाकों में ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। किसानों के रेल रोको एहतजाज का पंजाब में भी असर देखने को मिला। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर वेस्टर्न एक्सप्रेस और फिरोजपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें रोकनी पड़ी। यह एहतजाज शाम 4 बजे ख़त्म हुआ। किसान मजदूर एकता मोदी सरकार तीन काले कानून मंत्री अजय मिश्रा मंत्रिमंडल का बर्खास्त किया जाए। इसको भी पाया होगा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तेरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए तो इस घटना की पूरी जांच करके साढ़े किसानों को इंसाफ वगैरह दिता जाए। इसको मुख्यमंत्री करके अपना प्रोग्राम होगा क्योंकि बहुत सारे मिश्रा को बर्खास्त करो, अजय मिश्रा को गिरफ्तार करो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। कृषि विरोधी तीनों काले कानून रद्द करो, कृषि विरोधी तीनों काले कानून रद्द करो। MSP को कानूनी दर्जा दो, MSP को कानूनी दर्जा दो। बिजली संशोधन 2021 रद्द करो। मानसून खत्म होने से पहले बारिश ने फिर मुल्क भर को तरबतर कर दिया। कहीं ये बारिश आराम दे रही है तो कहीं जानलेवा बन गई है। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद संगीन बने हुए हैं। यहाँ सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अब तक जुमला 27 लोगों की जान गई है, जबकि 8 लापता हैं। बीती शाम केरल के कोट्टायम ज़िले में सैलाब में पूरा एक घर बह गया। सड़क पर खड़े लोगों ने इस वाक़े का वीडियो बनाया। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। डिफेंस PRO ने बताया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिट के साथ कन्नूर से फौज के जवानों का जत्था बचाव कार्यों के लिए वायनाड पहुंच गया है। फौज की जानिब से अब तक जुमला 3 टुकड़ियां तैनात की गई हैं।
राहत का सामान के साथ साथ नेवी चॉपर के जरिए बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा जारी है। एयरफोर्स स्टेशन शंगुमगम में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर M117 स्टैंड बाई पर हैं। ദൈവമേ പോയി അയ്യോ ദൈവം എടാ തോർത്തെടുത്തോ ആ തോർത്ത് വേർപ്പെടും വെച്ചെടുത്തേ നടക്കുള്ളൂ. ആ മുഖം മൂടിയിട തോർത്തെടുത്ത് മൂടിയിട തോർത്ത് വിരിച്ചിട. केरल में भारी बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है। तबाही और तकलीफों के बीच यहां से एक अच्छी खबर, एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। अलपुजा में सैलाब के पानी के बीच एक जोड़ा बड़े पतीले में बैठकर शादी के मंडप तक पहुंचा। आकाश और ऐश्वर्या नाम के ये दुल्हा दुल्हन हेल्थ वर्कर्स हैं और पीर के रोज़ उनकी शादी थी। उन्हें अलपुजा के पास थकाजी के एक मंदिर तक जाना था। सड़क पर पानी भरा हुआ था। ऐसे में दोनों को खाना बनाने वाले तांबे के बड़े पतीले में बैठाकर मंदिर पहुंचाया गया। सैलाब के पानी में पतीले में बैठकर दोनों ने करीब 500 मीटर की दूरी तय की। शादी के बाद दोनों ने मीडिया से बातचीत भी की। कपल ने बताया कि कोविड की वजह से उन्होंने बहुत कम लोगों को शादी में आने की दावत दी थी। शादी के लिए पीर का दिन शुभ था, एक शुभ मुहूर्त था इस दिन, इसलिए उन्होंने बारिश और सैलाब के बावजूद भी ये तारीख नहीं बदली। दोनों ने बताया कि उन्हें पतीले में बैठकर मंदिर तक आने में डर नहीं लगा। उन्हें खुशी है कि शादी तय मुहूर्त में ही हो पाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर वकील की गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो थाना सदर बाजार में वाक़ तीसरी मंजिल में बने ACJM ऑफिस गए थे। मुलजिम ने वकील को पीछे से सिर में गोली मारी। इसके बाद वो तमंचा मौके पर छोड़कर भाग निकला। बड़े भाई योगेंद्र की तहरीर पर सुरेश कुमार गुप्ता और उनके 2 बेटे अंकित और गौरव के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। DM और SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़मीन के तनाज़े को लेकर वकील का कत्ल किए जाने का अंदेशा है। वैसे हर पहलू से इस केस की जांच की जा रही है। कचहरी में क्या घटना बताई जा रही है? ये ACJM फर्स्ट का ऑफिस है 2nd फ्लोर पे। वहाँ उसी कक्ष में और भी ऑफिसेज हैं। तो एक बाबू है जिसका कहना है कि वकील साहब ये जो उनको गोली लगी है, ये कोई सवाल जवाब के लिए आए थे। जब वो दे रहा था तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी और वकील साहब नीचे गिर पड़े। तो भी उनसे भी पूछताछ थोड़ी हो रही है। ईज डाउन हो जाए तो इसके बाद फिर और भी डिटेल मालूम चलेगी। बगल में उनके 315 बोर का कट्टा भी पड़ा हुआ था। अब ये बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल से उसका PM कराया जाएगा वीडियोग्राफी के साथ में, और जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। यहाँ पे तब तक पूछताछ में और भी कुछ तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर। कितने लोग बताए जा रहे हैं इसमें घटना? अभी तक तो जितनी बात आ रही कि वकील साहब अकेले सामने खड़े थे और कोई सवाल जवाब मांग रहे थे फाइल में, और तब तक उस बाबू ने कहा कि साहब उनके आसपास कोई था नहीं, और तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है ये थोड़ा और जब थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा ये तो ये क्लियर है, तो उसके बाद और भी बातें पता लग सकती हैं। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस भी लिए जा रहे हैं। जो भी फोरेंसिक की टीम आई थी और इनके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत सी चीज़ें और सामने आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई। कहाँ ये वकील है, क्या कुछ डिटेल मिल पाया है? ये अभी तक तो इतनी जानकारी हुई है कि भूपेंद्र प्रताप सिंह नाम है। इनके कई मामले, कई मुकदमे चल रहे थे, उसमें ये वादी हैं, उसमें प्रतिवादी हैं। ऐसी बात पता लगी है, इसको वेरीफाई कराया जा रहा है। और इसके पहले संभवतः ये कहीं बैंक में नौकरी करते थे, ऐसी भी बात पता लग रही है। इसको भी वेरीफाई कराना है। जितनी बातें अब तक आई हैं सामने उतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको वेरीफाई करके उसके बाद चूँकि ताज़ी घटना है तो इस पर हमारी कार्रवाई। पंजाब में जलंधर फगवाड़ा हाईवे पर पीर के रोज़ पुलिस इंस्पेक्टर की कार ने 2 लड़कियों को टक्कर मार दी। ये वाकया सुबह 8:30 बजे का है। हादसे के वक्त दोनों लड़कियां सड़क
पार करने की कोशिश कर रही थी। इनमें से एक का नाम नवजोत कौर बताया गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी सहेली संगीन रूप से जख्मी हो गई है। दोनों धन्नोवाली इलाके की रहने वाली हैं। ये गांव रामा मंडी पुलिस स्टेशन के इलाके में आता है। इन लड़कियों को टक्कर मारने वाली कार होशियारपुर की है। उसे पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर अमृतपाल सिंह चला रहा था। वो हरिके पत्तन इलाके में तैनात था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कार को कब्जे में ले लिया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें एक सफ़ेद कार दोनों लड़कियों को टक्कर मारते हुए दिख रही है। तेज़ रफ्तार कार को देख दोनों लड़कियां एक कदम पीछे हटी, फिर भी कार उनसे टकरा गई। गुजरात में सूरत के कडोडोरा जीआईडीसी में आज सुबह एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। इस वाक़े में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 145 लोगों को महफूज बचा लिया गया। आग से बचने के लिए कई मजदूर 5 मंजिला इमारत से कूद गए, जिससे कुछ के जख्मी होने की भी खबर है। सूरत फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी सुबह 4:30 बजे मिली। इसके फौरी बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर सर्विस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बचाव का काम किया। उन्हें आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। करीब 3.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 108 एम्बुलेंस के ईएमई निकेश लिखेर ने बताया कि 20 मुलाजिमीन जल गए। 15 लोगों को सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह से पुणे, वराछा, गोदादरा, लिम्बायत, नवगाम और सूरत के 108 एम्बुलेंस के मुलाजिमीन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में लगे हुए हैं। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। रंजीत सिंह कत्ल मामले में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के सरबराह राम रहीम समेत 5 दीगर मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी 4 मुलजिमीन के नाम जसबीर, अवतार, कृष्णलाल और सबदिल है। पंचकुला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी चारों मुलजिमीन पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राम रहीम को इससे पहले रिपोर्टर रामचंद्र छत्रपति कत्ल वाक़े में भी उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा 2 साध्वियों के बलात्कार के मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सज़ा हो चुकी है। डेरा के सरबराह राम रहीम के एडवोकेट अजय बर्मन ने कहा कि वो फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदालत का फैसला आने के बाद सीबीआई के वकील HPS वर्मा ने वाजे किया कि राम रहीम मरते दम तक जेल में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि रंजीत सिंह कत्ल मामले में जो सज़ा सुनाई गई है वो पहले सुनाई जा चुकी सज़ा के साथ ही चलेगी। उधर फैसला आने के बाद अदालत में मौजूद रंजीत सिंह के बेटे जगसीर ने कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और बदलते हुए दाखिली चैलेंजों के दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कौमी सलामती की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क के जामे हिफाजती इंतज़ामात और पुलिसिंग से मुताल्लिक़ मामलों का जायज़ा लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ़ रियासतों के डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए NSC की मीटिंग में शिरकत इन्होंने की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मरकज़ी वज़ीर दाखिला के अलावा नीम फ़ौजी दस्तों के सरबराहों ने भी इजलास में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दी के वाक़यात में आम लोगों को निशाना बनाए जाने की वजह से मुख्तलिफ सतह पर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना वाक़यात के पेश नज़र दबाव बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के वाक़यात और तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद इस मीटिंग को काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 हटाने के दौरान मोदी हुकूमत ने जो ख्वाब पूरे मुल्क को दिखाए थे वो महज जुमला था, या यूं कहें कि वोट बटोरने का जरिया। एक हद तक मोदी हुकूमत इसमें कामयाब भी हुई। लोगों ने आंख बंद कर हुकूमत पर यकीन भी किया, लेकिन जो नज़र आता है वो होता नहीं है। ये एक बार फिर साबित हो गया। दरअसल मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जो लोगों को सिक्योरिटी और दहशतगर्दी ख़त्म करने का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। इसकी ताज़ा मिसाल जम्मू कश्मीर में हो रही गैर कश्मीरी मज़दूरों के कत्ल हैं। गुज़िश्ता एक महीने में जम्मू कश्मीर में 11 लोगों का कत्ल हो गया, जिनमें रेडी वाले जैसे लोग भी शामिल हैं। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अधीर रंजन ने मोदी हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि ये फ़िक्र का मौजू है। हमें बुरा लगता है जब हमारे फ़ौजी बेकसूर शहरी मारे जाते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत बताए कि उनका रुख क्या है।
क्योंकि उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था कि आर्टिकल 35A और 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि अपने कश्मीर दौरे के दौरान मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है। मैंने अपनी फिक्र भी जाहिर की कि कश्मीर में यह सन्नाटा आने वाले तूफान का इशारा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज से सफ़र कराने की बात करने वाले मोदी हुकूमत ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि गरीबों का हवाई जहाज से सफ़र तो दूर, उनका सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये एक बहुत ही संगीन मामला है। इलेक्शन वोट सियासत से पहले आते हैं। लोगों की आम ज़रूरियात भी आज पूरी नहीं हो पा रही हैं। मोदी अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आवाम को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आवाम के साथ मैं खड़ा हूं और अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की लूट का सबूत है कि पेट्रोल का हवाई जहाज़ के ईंधन से महंगा होना। मोदी हुकूमत का लोगों को लूटने का प्रोग्राम मुल्क के लोगों पर भारी पड़ रहा है। मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। अब मोदी हुकूमत की लूट पर लगाम लगनी चाहिए। 14 अक्टूबर को कांग्रेस हाईकमान से मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इतवार देर रात तक वज़ीर आला चरणजीत चन्नी से मुलाकात की। दोनों कायदीन के बीच मीटिंग रात 8 बजे शुरू हुई और तकरीबन 7 घंटे चली। ये मीटिंग रात के 3 बजे ख़त्म हुई। पीर को कैबिनेट मीटिंग में सिद्धू की जानिब से हाईकमान को भेजे गए 13 एजेंडों पर सीएम चन्नी ने कहा कि एजेंडे भले 13 हो या 18, सभी पर काम होगा। सिद्धू हमारे सदर हैं और उन्हें मुद्दे उठाने का हक है। सिद्धू के ऊपर हाईकमान है और वो उन्हें भी जानकारी देते रहते हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी पर काम करना हमारी ड्यूटी है। सिद्धू के साथ पिछले दिनों से चल रहे मनमुटाव पर सीएम ने कहा कि सब ठीक है, अगर यकीन नहीं होता तो अगली मीटिंग में उन्हें भी यहाँ साथ बिठा लूँगा। सिद्धू की बीवी नवजोत कौर ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू और वज़ीर आला चन्नी के बीच रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक मीटिंग हुई। उन तमाम मुद्दों पर बहस हुई जो सिद्धू उठा रहे हैं। चन्नी ऐसे वज़ीर आला हैं जो लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनते हैं और बाकी कैबिनेट भी ऐसी ही है। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 2,77,462 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 3,943 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा 24 करोड़ 16 लाख के पार हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 49,16,556 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन दुनिया भर में अब भी 1,78,63,596 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में जानलेवा कोरोना वायरस की सुस्त रवि के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक वबा के 13,596 नए केसेस दर्ज हुए और ये तादाद गुज़िश्ता 230 दिनों में सबसे कम है। दरियासना इतवार को मुल्क में 41,20,772 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई। अब तक 97,65,89,540 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। पीर की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 13,596 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिससे मुतासरीन अफराद की तादाद 3,54,67,315 हो गई। दरी असना 19,582 मरीजों की सेहतयाबी के बाद जानलेवा वबा से शिफायाब लोगों की तादाद 3,34,39,331 हो गई। एक्टिव केसेस 6,152 से घटकर 1,89,694 रह गए। इसी अरसे के दौरान 166 मरीजों की मौत की वजह से हलाकतों की मजमूई तादाद 4,52,290 हो गई है। हिंदुस्तान और इजराइल ने एक दूसरे के कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट को रिकग्निशन देने का फैसला लिया है। यह फैसला वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की इसराइल के वज़ीर ख़ारजा यायर लापिड के साथ हुई बातचीत के दौरान लिया गया। जयशंकर इस वक्त इसराइल के दौरे पर गए हुए हैं। राजस्थान हुकूमत के वहाँ की पब्लिसिटी की जिम्मेदारी, माफ़ कीजिएगा, हम आपको यह खबर बाद में बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि इसराइल के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या हुआ।
will actually shift. Other issues as well. I've already had an opportunity to sit with the business community, and yesterday evening we discussed the possibilities in innovation, in digital, in green growth, and health between our two economies. So I'm very confident that our relationship will actually, as we approach its 30th year of upgradation, सऊदी अरब के हवाई अड्डे कोरोना इन्फेक्शन से मुताल्लिक़ा पाबंदियों के बगैर पूरी सलाहियत के साथ काम करेंगे। सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी ने ये मालूमात दी है। चूँकि यहाँ इन्फेक्शन के मामलात में कमी वाक़ई हुई है, इसलिए हुकूमत का मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के फैलाव को रोकने से मुताल्लिक़ पाबंदियों को हटाने का है और उसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया। GACA ने एक बयान में कहा कि सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों को मुकम्मल सलाहियत के साथ चलाने का ऐलान किया है। बयान में कहा गया है कि ये उसूल मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों परवाज़ों पर लागू होते हैं। ताहम इस दौरान आपको एक खुसूसी दरख्वास्त में अपने वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात देनी होंगी और उसकी तस्दीक कराना ज़रूरी होगा। वबा का आगाज़ होने के बाद से सऊदी अरब में अब तक कोरोना के 5,47,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और 8,763 अफराद की मौत हुई है। पिछले तकरीबन 2 माह से इन्फेक्शन के यौमिया मामलात 50 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं। मुल्क में अब तक 3,84,00,000 अफराद को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। फ्लोरिडा में जानवरों को कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। पीर के रोज़ वहाँ के एक जू में स्कंक यानी एक तरह की गिलहरी होती है, उसको वैक्सीन लगाई गई। इस वैक्सीन को ख़ास तौर से जानवरों के लिए तैयार किया गया है। चिड़ियाघर में उस जानवरों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिनके कोरोना से मुतासिर होने का अंदेशा ज़्यादा है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है। आज टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच खेल रही है। मैच से पहले BCCI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की 2 तस्वीरें शेयर की हैं। फ़ोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि किंग का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल है। अपनी कप्तानी में हिंदुस्तान को पहला T20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले धोनी को टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया है। वो इतवार के रोज़ टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़े। धोनी के साथ टीम के कोच रवि शास्त्री भी नजर आए। अभी कुछ दिन पहले धोनी ने IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में चौथी बार विनर बनाया था। IPL खत्म होने के फौरी बाद वो टीम इंडिया से जुड़ गए। हिंदुस्तान का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। ये मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया को 2 वार्म अप मैच खेलने हैं। दोनों मुकाबले 2 मजबूत टीमों के साथ हैं। विराट की टीम को पहला वार्म अप मैच इंग्लैंड और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। धोनी के एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं मैचों में होगी। वो टीम का खेल देखकर उनकी कमज़ोरी और मजबूती को परख सकते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया अपनी कमज़ोरी को दुरुस्त भी कर सकती है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए माही को मेंटर के ओहदे पर अपॉइंट किया जाना BCCI के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हिंदुस्तान ने 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और इस साल खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि सभी के नॉकआउट मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस बार धोनी का एक्सपीरियंस नॉकआउट जैसे अहम मैचों में टीम और कैप्टन कोहली के बहुत काम आ सकता है। जीत का जश्न मनाते अपने फैंस को कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां जीत का जश्न मनाते हुए फैंस ने स्टेडियम की बालकनी ही तोड़ डाली। हम बात कर रहे हैं इतवार को खेले गए सॉकर मैच की, जब डच फुटबॉल मैच के आखिरी सीटी बचने के बाद बालकनी का एक स्टैंड ढह गया। उस वक्त फैंस अपनी टीम को 1-0 से मिली जीत का जश्न मना रहे थे। दरअसल विटे से टीम के 35 स्पोर्ट्स स्टैंड के बीच में खड़े थे। सभी अपनी अपनी जगह कूद कर जीत का जश्न मना रहे थे। तभी दबाव बढ़ने से स्टैंड अचानक टूट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। अब इस स्टैंड तोड़ सेलिब्रेशन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दुनिया में सबसे ठंडे मुल्क रशिया में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ताज़ा बर्फबारी सबसे ठंडे रीजन साइबेरिया में हुई है। इससे यहाँ के पेड़ पौधों और झीलें जमने लगी हैं।
टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अंदाज़ा है कि जल्द ही -30 डिग्री को यह पार कर जाएगा। रूसी मौसम एजेंसी के मुताबिक रूस में बर्फबारी का दौर करीब 20 दिन पहले शुरू हो चुका था, लेकिन हफ्ते के रोज़ साइबेरिया में सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। ख़ास बात यह रही कि बर्फबारी के चलते स्की रिसोर्ट भी खुल गए हैं। साइबेरिया स्की रिसोर्ट के मालिकों का कहना है कि इस साल बर्फबारी का दौर जल्दी शुरू हुआ, जो टूरिज्म के लिहाज से अच्छा है। आखिर में आपको सुनाते हैं हैदराबाद की एक दिलचस्प खबर। स्वच्छ भारत के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद को खुले में रफ़ा हाजत से पाक बनाने के लिए कई मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन उनकी देखभाल का काम हवा पर छोड़ दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद के तमाम जोन्स में जुमला 5295 टॉयलेट्स हैं। उनमें 5036 बैतुल खलाओं के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी PFT के तरीक़ेकार के तहत जोनल कमिश्नर्स ने एजेंसियों के हवाले की है। उनकी देखभाल के लिए बल्दिया की जानिब से एजेंसियों को एक एक टॉयलेट के लिए 4000 रुपये अदा किए जाते हैं। अंदाजे के मुताबिक उनकी देखभाल के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्च होती है। बावजूद इसके उनके पब्लिक टॉयलेट्स में साफ़ सफाई नज़र नहीं आती। अवामी बैतुल खलाओं का निज़ाम ऐसा है कि अगर किसी को अर्जेंट हो तो इसे पेंड यूज़ का टॉयलेट ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह ये दस्तयाब नहीं है, और जहाँ दस्तयाब है वहाँ इतनी गंदगी है कि लोग इसे इस्तेमाल करने से कतराते हैं। बल्दिया की जानिब से अवामी बैतुल खलाओं के लिए अवाम के करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन उसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। अगर सच कहा जाए तो ग्रेटर हैदराबाद में सिर्फ पे एंड यूज़ टॉयलेट्स ही काबिल इस्तेमाल है। लोग बीमारियों से बचने और गंदगी से महफूज रहने के लिए मजबूरी की हालत में उन्हें इस्तेमाल करने पर मजबूर है, और मुफ्त टॉयलेट सिर्फ बराए नाम ही होकर रह गए हैं। गंदगी से हटकर बात करें तो कई मकामात पर इन टॉयलेट्स के पाइप फट चुके हैं। 50% से ज़्यादा बैतुल खलाओं में पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। अगर ये सूरत हाल रही तो फिर आवाम के लिए बनाए गए ये पब्लिक टॉयलेट्स आवाम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं साफ़ सफाई के इंतजाम से मुतालिक क्या क़वायद हैं। कमिश्नर कमर्शल मकामात पर रोज़ाना 4 मरतबा और नॉन कमर्शल मकामात पर यौमिया 3 मरतबा इन बैतुल खलाओं की साफ़ सफाई ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि साबिक़ में अहदेदारों ने क्लीनिंग का मुनासिब इंतज़ाम ना करने वाली एजेंसियों को जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया था। बावजूद इसके लापरवाही का सिलसिला जारी है। बल्दी इंतखाबात से कबल बस स्टॉप, फुटपाथ और पार्क्स की तामीर का काम ज़ोरों शोर से जारी था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार और सरकारी हुक्काम इस बात को भूल चुके हैं। जब बैतुल खलाओं के इंतजाम से मुतालिक हुक्काम से बात की जाए तो कहा जाता है कि पब्लिक टॉयलेट्स का लोकेशन चेंज कर दिया गया है, यानी मकाम तब्दील हो चुका है। इसके अलावा वो RTC की कदीम बसों को मोबाइल टॉयलेट्स में तब्दील करने के बुलंदबांग दावे किए थे, वो भी पुरहुजुम मकामात पर नज़र नहीं आते। शहर में सिर्फ 30 मकामात पर ये मोबाइल टॉयलेट्स नज़र आते हैं, और वो भी उन मकामात पर जहाँ आवाम का हुजूम कम होता है। पुरहुजुम मकामात पर हालांकि उनकी काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ ये मोबाइल टॉयलेट्स बराए नाम ही नज़र आते हैं। शहरियों का कहना है कि चाहे शहर हो या गांव, उसे तभी खुले में रफ़े हाजत से पाक बनाया जा सकता है जब आवाम को ज़रूरत से फारिग होने की सहूलत फराहम की जाए। सहूलत की फराहमी के बगैर ना ही हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है और ना ही आवाम से इसकी तवक्को की जा सकती है। आपको एक बार इन्हीं टॉयलेट से जुड़ी हुई आपको बता देंगे, जब ये टॉयलेट्स शुरुआत में JHMC इलेक्शन के वक्त इन टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया था। जगह जगह ये टॉयलेट्स रखे गए थे। कई जगह इन टॉयलेट्स का इनाग्रेशन भी नहीं किया गया था। ये टॉयलेट्स आवाम के लिए खोले नहीं गए थे, सिर्फ बाहर पोस्टर थे, और ये भी पता नहीं था कि या सिर्फ वो खाली खोके रखे हुए थे या अंदर वाकई टॉयलेट था। क्योंकि ऐसे बहुत से मकामात हैं जहाँ पे टॉयलेट्स अभी भी इन पे खुफल लगा हुआ है। ये टॉयलेट्स आवाम के इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।